हेलो गाइज, मैं लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं एक एक चैप्टर करके कंटिन्यू रखूँगी, जिससे आपका ये चैप्टर, ये बुक पूरी कंप्लीट कराऊँगी। मेरा पहला चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि हमारा जो संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, इसके बारे में मुझे समझाना है। जो ये हमारे हिस्ट्री में भी काम आते हैं। हिस्ट्री के भी चैप्टर इसमें थोड़े बहुत मिलते जुलते मिलेंगे, जैसे कंपनी का शासन, ठीक है, और सम्राट का शासन, ये सारे पॉलिटी में भी मिलेंगे। तो ये है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, चैप्टर 1 है ये, जिसमें है भारत में ब्रिटिश 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। यानी कि भारत में जो ब्रिटिश हैं 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने की विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। यानी कि जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने 1600 में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार दे दिए थे। लेकिन जो क्या कहते ब्रिटिश थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में 1608 ईस्वी में आए थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। यानी कि जो सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, ने मतलब पूरा जो व्यापारिक कार्य तक सीमित थी, उन्होंने 1765 में, 1608 ईस्वी में आए थे, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथों में ले लिया। यानी कि जब 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। या जैसे हमने यह देखा था कि जो एलिजाबेथ प्रथम थी, रानी जो थी, महारानी, उन्होंने 1600 में फरमान जारी कर दिए थे कि आप जाके ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करना। उन्होंने 1608 ईस्वी में आए। कंपनी जो सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, उनका मकसद था सिर्फ व्यापार करेंगे यहाँ से, फिर वापस चले जाएंगे। उन्होंने फिर 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसके जो क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। जब 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ, तो ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन का उत्तरदायित्व जो है प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया। और यानी कि 1858 में सब सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ये ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन अपने हाथ में लिया था 1858 में। और ये कब तक चला? यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई 15 अगस्त 1947 को, तो ऐसा लगा कि भारत के लिए भी एक संविधान की ज़रूरत है। यहाँ उसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति मिली और 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यानी कब आया? 26 जनवरी 1950 को। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या 2 शीर्षकों के अंतर्गत काल क्रमबद्ध रूप से यहाँ दी गई है। पहला जो था कंपनी का शासन,
और दूसरा था सम्राट का शासन यानी कि ताज का शासन। कंपनी का शासन 1773 से 1858 ईस्वी तक चला और सम्राट का शासन जो है 1858 से 1947 तक चला, क्योंकि जो कंपनी 1608 ईस्वी में आई थी वो 1858 तक थी, क्योंकि जब 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ तो ताज जो है, ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन को जो अपने उत्तरदायित्व में ले लिया था। फिर 1858 से 1947 तक चला था और 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और ये संविधान सभा कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950 को। आप लोग को यहाँ तक की समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, यानी जो हमारा कंपनी का शासन था वो 1773 से 1858 तक था। पहला जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। रेगुलेटिंग एक्ट का जो है अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यह था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो ब्रिटिश कंपनी हमारे यहाँ आई थी, उनके कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ठीक है। सेकंड है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। जब यह रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो इसके द्वारा ही कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, यानी कि पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। यानी कि जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया तो मद्रास और बम्बई के गवर्नर भी इनके अधीन हो गए, जबकि पहले क्या थे? अलग अलग थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी टोटल 4 सदस्य थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को, जो कंपनी में काम करने वाले थे, को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। उसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। अब यहाँ तक हमने कंपनी के शासन में एक एक्ट मैंने पढ़ा है जो 1773 का एक्ट था, जो पूरा अभी तक हमने डिस्कस किया है कि जो 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा भारत में व्यापार करने की विस्तृत अधिकार प्राप्त थे और जो वहाँ का ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1608 ईस्वी में भारत में आई व्यापार करने के। पहले तो उन्होंने व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, फिर यहाँ आके जब उन्होंने देखा कि भारत में स्कोप बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने क्या किया, 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी जो अधिकार प्राप्त कर लिए, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए और ये क्षेत्रीय शक्ति प्रक्रिया बनती चली गई इनकी। फिर जब 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप, जब सिपाही विद्रोह हुआ तब ताज ने जो है भारत शासन का उत्तरदायित्व कंपनी से हटाकर अपने हाथों में ले लिया और ये कब तक चला? 15 अगस्त 1947 तक, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली थी और 15 अगस्त 1947 जब स्वतंत्रता मिली थी तो हमने उसके पहले ये भी सोचा था कि अगर भारत को स्वतंत्रता मिली है तो हमें अपना एक संविधान निर्माण करना होगा। तो 1946 में संविधान सभा की बैठक हुई
और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई है। संविधान और राज्य व्यवस्था की जो अनेक विशेषताएं हैं ब्रिटिश शासन से ही ग्रहण की गई है। कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा और जिसको हम दो भागों में कालक्रम के रूप में पढ़ते हैं। पहला है कंपनी का शासन जो 1773 से 1858 तक यानी सिपाही विद्रोह तक, और दूसरा था सम्राट का शासन यानी ताज का शासन 1858 से 1947 तक जब हम आज़ाद हुए थे। और पहला जो है कंपनी का शासन था। कंपनी का शासन में पहले जो एक्ट था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए आया था कि कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा, यानी कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए आया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये था। ठीक है, और इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता भी मिली थी और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। इसमें जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की गठन की गई। पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे। इसके द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि ये पहले अलग अलग थे। 1774 में कलकत्ता में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। सेकेंड एक्ट है जो हमारा संशोधन है 1781 का संशोधन अधिनियम। पहला था रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरा है 1781 का संशोधन अधिनियम। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 का संशोधन अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया गया, यानी कि 1781 का संशोधन अधिनियम। और ये क्यों आया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों यानी कमियों को दूर करने के लिए, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। 1781 संशोधन अधिनियम को क्या कहा जाता है? बंदोबस्त कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। बंदोबस्त कानून यानी कि 1781 संशोधन अधिनियम की निम्न विशेषताएं थी। पहला था इसमें कि इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया गया। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिलिंग को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया गया उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। इस कानून द्वारा कलकत्ता यानी कि कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के बाद यह मामले तय करे। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालय के अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिलों के लिए विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। आज तक का हमारा टॉपिक यहाँ तक का रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पिट्स इंडिया एक्ट यानी कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाएंगे। धन्यवाद।